प्रेगनेंसी आफ्टर वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज, जैसे कि सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस में और आजकल फीमेल्स में और कंबाइंड मिट्रल स्टेनोसिस में, मिट्रल रिगर्जिटेशन में, एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ वॉल्व में, फेल्ड वॉल्वेटोमी में, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका कि वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई होती है। तो दो तरह के प्रोस्थेटिक वॉल्व्स होते हैं, एक होते हैं पोर्सलिन और ह्यूमन वॉल्व जिसमें एंटीकोगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर एक जो होता है मैकेनिकल वॉल्व जिसमें कि एंटीकोगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंटीकोगुलेशन एजेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थ्रोम्बोसिस का रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी और में तो 6 टाइम्स होता है, पर पीरियड में तो बहुत ज़्यादा 11 टाइम्स हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि हमें पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन, देन वारफेरिन अप टू 36 वीक, देन फिर लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन या फिर अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी दे सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम वारफेरिन देंगे तो ये फीटल वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी करा देता है, जिसमें कि फीटल और स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़, कॉन्ड्रोप्लेजिया, नेजल डिस्प्लेजिया और ऑप्टिक न्यूरोपैथी, माइक्रोसिफेलिस, कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, IUGR हो सकता है, प्लेसेंटल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, जो वारफेरिन प्लेसेंटल हेमरेज और फीटल लॉस तक हो सकता है। और जो वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी होती है कि वो बहुत ज़्यादा डोज डिपेंडेंट होती है, लेस देन 5 मिलीग्राम पर द रिस्क है, लेस देन 5 मिलीग्राम पर डे पर रिस्क है 3%, और उससे ज़्यादा अगर मोर देन 5 मिलीग्राम हो जाएगा डे पर फिर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 12 वीक तक हमें अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन दे सकते हैं 5000 यूनिट BD, और फिर उसके बाद उसे वारफेरिन पर शिफ्ट कर दो। वारफेरिन जब हम दे रहे हैं तो प्रोथ्रम्बिन टाइम और INR को 2 से 3 लिमिट तक ज़्यादा तक रख सकते हैं। तो यानी कि पहले हमने मान के चलो लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन या अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन दिया फर्स्ट टाइमेस्टर में, फिर वारफेरिन 36 वीक पे, फिर से लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन या अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, फिर उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी उसमें वारफेरिन सेफ़ है, ये कह रहा है कि सेफ़ है। तो ये इस तरीके से हमें स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देना है। और अगर पेशेंट वारफेरिन में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है ब्लीडिंग का, अगर पेशेंट वारफेरिन पे है तो उसको तुरंत फिर हमें सिजेरियन के लिए लेना पड़ेगा, अगर वो, और विटामिन K इंजेक्शन लगाना पड़ेगा अगर वो लीवर में चली गई है तो, और उसको प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेगा, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना पड़ेगा, 4 फैक्टर प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेगा, रिच इन फैक्टर 2, 7, 9, 10 BPH से बचाने के लिए। और अगर लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन की पेशेंट है, वो लेबर में चली गई है, तो फिर उसको प्रोटामिन सल्फेट देना पड़ेगा IV देने के लिए। अगर अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की है तो उसको प्रोटामिन हम तब तक देंगे जब तक वो PPH में नहीं जा रही है। मॉनिटरिंग कैसे करनी है, INR रेशियो को वो INR और PT प्रोथ्रोम्बिन 2 से 3 टाइम ज़्यादा तक वैल्यू तक रख सकते हैं। अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन में भी APTT को 2 टाइम से ज़्यादा तक रख सकते हैं। लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन अगर दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, पर फिर भी फैक्टर 10 के लेवल को 0.8 to 1.2 के बीच में रखना है। तो स्टॉप ऑल एंटीकोगुलेंट ऑन द डे ऑफ डिलीवरी एंड रीस्टार्ट 24 आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है। वारफेरिन